कांग्रेस और विपक्ष की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हर तरफ से विपक्ष को झटका ही लग रहा है। हालांकि इन सब के बीच नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश की बड़ी चर्चा हो रही है। अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत जारी नहीं रखी जा सकती। इस फैसले को कांग्रेस के तमाम नेता गांधी परिवार के लिए बड़ी अदालती राहत के रूप में देख रहे हैं और इसे मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। वहीं दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। खबर के मुताबिक ईडी सूत्रों के मुताबिक अदालत ने ये फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। खबर के मुताबिक एजेंसी का कहना है कि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट सबूत सामने आए हैं और ये एक क्लियर कट मामला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी सूत्रों ने बताया है कि अब जबकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है, ईडी अपनी जांच जारी रखेगा। जैसे ही दिल्ली पुलिस इस एफआईआर के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी, ईडी दोबारा चार्जशीट दाखिल करेगा। सूत्रों के अनुसार ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की भी तैयारी कर रहा है। एजेंसी की लीगल टीम विस्तृत फैसले का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इस आदेश को चुनौती देने के लिए नई अपील तैयार की जाएगी। वहीं ईडी का यह भी दावा है कि कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ अहम पैरा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, सत्यमेव जयते, सच की जीत हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की ओछी गंदी राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। कोर्ट ने सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ ईडी के केस को अवैध बताया है। क्या है ये केस, कितने झूठ बोले गए, अब कौन माफी मांगेगा। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक खबर के स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा है कि गुमराह करने वाली हेडलाइन और दावा, कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमी ऑफेंस विंग ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी उस मामले में आगे की दलीलें दे सकती है, न कि उस मामले में जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दायर शिकायत पर आधारित है। एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की दलीलें मान्य और प्रक्रिया के हिसाब से सही हो जाती है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शक मानते हैं कि पीएम मोदी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते हैं, कानून अपना काम करता है, तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष और कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है फटकार। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के किस फैसले से राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर कहा है कि वो प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी भारत की विदेश नीति पर वैश्विक नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और देश के बाहर लोकतंत्र पर बोलना उनका अधिकार है। वो सच्चाई बोलते हैं, सरकार को सच स्वीकार करना चाहिए या खुलकर सरकार कहे कि विदेश जाकर राहुल गांधी सच न बोले। वहीं भारत चुनाव आयोग ने 1 महीने तक चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। ये कदम राज्य में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने वोटर लिस्ट में से लगभग 58 लाख नाम काट दिए हैं। ये बदलाव वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने और गड़बड़ियों को 2 या उससे ज्यादा बार नाम को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी के बाद शरद पवार के एनसीपी गुट ने भी ईवीएम और वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस से दूरी बना ली है। सुप्रिया सुले ने चुनावी सिस्टम पर पूरा भरोसा जताया है और साफ कहा है कि बिना पक्के सबूत के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई थी।
जस्टिस वर्मा का कहना है कि स्पीकर ने ये कमेटी बनाने में कानूनी नियमों का पालन नहीं किया है और मनमाने तरीके से फैसला लिया, जबकि जांच के लिए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की सहमति जरूरी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्पीकर समेत लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। दर्शकों, वोट चोरी प्रोपेगेंडा को लेकर सरकार पर हमलावर होने वाली कांग्रेस को झटका लगा है। इंडी ब्लॉक ने उनके साथ अब इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन के भीतर मतभेद के संकेत सामने आए हैं। एनसीपी शरद पवार की सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने संसद में स्पष्ट किया है कि वो ईवीएम या वीवीपैट की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएंगी, क्योंकि इन्हीं मशीनों के जरिए वो 4 बार लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा के दौरान बारामती से 4 बार निर्वाचित सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसीलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठवाऊंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका बयान मशीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक सीमित और जिम्मेदार बात रख रही हैं। सूले का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता लगातार ईवीएम के दुरुपयोग और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रिया सूले की पार्टी एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी भी शामिल हैं। ऐसे में उनके बयान को विपक्षी एकता के भीतर अलग रुख के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच संभावित खटपट के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अब तक संसद के भीतर और बाहर विपक्षी दल कई मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन चुनाव सुधारों और ईवीएम के मुद्दे पर यह पहली बार है जब सहयोगी दलों के बीच सार्वजनिक रूप से मतभेद उभरते नजर आए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि बीजेपी बैलेट पेपर पर चुनाव लड़े और वोट चोरी न करे तो वो एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि आयोग चुनावी प्रक्रिया पर एक चरण वोटर लिस्ट, मतदाता मतगणना और ईवीएम के जरिए बीजेपी की मदद कर रहा है और इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। प्रियंका ने दावा किया था कि जनता का भरोसा बीजेपी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से उठ चुका है। वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट चोरी के मामले से पल्ला झाड़ लिया। पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा है और इंडी ब्लॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के वोट चोरी वाले मुद्दे पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला कहते हैं, इंडी ब्लॉक से इसका कोई लेना देना नहीं। हर राजनीतिक दल को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करे। अब कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया है। कांग्रेस के लोग वोट चोरी और ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिया सूले और उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद ईवीएम और वोट चोरी को लेकर विपक्षी गठबंधन के भीतर एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने का विरोध क्यों कर रही है। अदालत ने इस विरोध को संघीय सहयोग की भावना के खिलाफ बताया और कहा कि इस तरह के रुख से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की शिक्षा के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्य द्वारा हिंदी थोपे जाने की आशंका जताए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक या भाषाई विवाद में नहीं बदला जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये मामला छात्रों के कल्याण से जुड़ा है और भाषा के नाम पर शिक्षा के अवसरों को दबाया नहीं जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि भारत एक संघीय समाज है और इस तरह के मामलों को भाषा के चश्मे से देखना सही नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि क्या तमिलनाडु हमारे गणराज्य का हिस्सा नहीं है और क्या केंद्र द्वारा शिक्षा में निवेश किए जाने में कोई आपत्ति हो सकती है। आपको बता दें कि ये मामला तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने से जुड़ा है जिसमें राज्य को हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। तमिलनाडु की ओर से पेश वकील पी सिल्वन ने दलील दी कि राज्य को इस योजना पर गंभीर आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय मॉडल के तहत राज्य को हर जिले में 30 एकड़ भूमि उपलब्ध करानी होती है और 3 सालों पर विद्यालयों का रखरखाव भी करना पड़ता है। इस पर पीठ ने सवाल उठाया कि शिक्षा सीमावर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार की ये योजना शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से है, तो फिर राज्य इसका विरोध
क्यों कर रहा है। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि केंद्र सरकार का शिक्षा में निवेश करना गलत नहीं है और नवोदय विद्यालयों में केवल मेधावी छात्रों का ही चयन होता है। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की संस्थाएं शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाती हैं। जब राज्य की ओर से भाषा नीति का मुद्दा बार बार उठाया गया तो जस्टिस नागरत्न ने कहा कि इस मामले को भाषा की राजनीति तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूछा कि अगर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को अवसर मिल रहा है तो राज्य उससे क्यों रोक रहा है। विल्सन ने तर्क दिया कि राज्य को ऐसी किसी योजना के लिए भूमि या वित्तीय संसाधन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसकी नीतियों से टकराती हो और आरोप लगाया कि केंद्र तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहता है। इस पर जस्टिस नागरत्न ने कहा कि राज्य की भाषा नीति का सम्मान किया जाएगा, लेकिन उसे बच्चों के शैक्षिक अवसरों से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि भाषा को लेकर कोई आपत्ति है भी तो योजना में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण छात्रों के अवसरों को दबाया नहीं जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि देश भर में अब तक 650 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं और तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस योजना में सहयोग नहीं कर रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो हर जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की पहचान 6 सप्ताह के भीतर करे और इस संबंध में एक रिपोर्ट अदालत में पेश करे। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक विपक्षी सरकार को बड़ा झटका दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है और वो देश हित में लगातार फैसले लेते रहेंगे, जिससे देश के निचले तबके के लोगों को भी मुख्य धारा में आने का मौका मिल सके। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से लेकर अब तक वो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। पीएम मोदी लंबे समय तक सत्ता में रहे, पहले गुजरात के सीएम, फिर 11 सालों से प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ एक खास एजेंडे के तहत विरोध की राजनीति करने में लगे हुए हैं। दर्शकों, विरोध तो ठीक है, लेकिन विपक्ष के लोग विरोध के चक्कर में अपनी पोल खुलवा रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार के फैसले से कांग्रेस तिलमिला गई है। इस बार पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने मंगलवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को पेश किया, जो मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। सदन ने ध्वनि मत से इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी यात्रा को लेकर बीजेपी के निशाने पर भी हैं, लेकिन विदेश से एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से वे इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे और आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमदा है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी, जिसमें रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांवों को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अब पीएम मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं, जिसमें बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही ये फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षा, रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार के इस फैसले से तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के इस फैसले को गरीब विरोधी बता रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि पीएम मोदी के पास देश के लिए एक खास रोड मैप है और पीएम मोदी देश को 2047 तक
विकसित भारत बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वैधानिक रोजगार गारंटी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे आजीविका गारंटी ढांचे को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि प्रियंका गांधी ने आज अपने भाषण में दावा किया कि सरकार ने मनरेगा, जो एक ऐतिहासिक कल्याणकारी कानून है, उसे कमजोर कर दिया है और योजनाओं का नाम बदलने के जुनून पर सवाल उठाया। अगर उन्होंने बिल पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि ये व्यापक सुधार है, सिर्फ नाम बदलना नहीं, और ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत में मौलिक रूप से कितना बदलाव आया है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग बिल को ठीक से देखते नहीं है। सरकार ने रोजगार गारंटी को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसे गरीब विरोधी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि गरीबों को ज्यादा रोजगार देना कब से गरीब विरोधी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें